डेट थी 7 अप्रैल 2000 जब इंडियन क्रिकेट में पहली बार मैच फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया था, जिसमें कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन, साथ ही इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर जैसे खिलाड़ियों का नाम सामने आया था। ये टाइम इंडियन क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि कई लोगों ने ये सोच लिया था कि जो भी हम देखते हैं वो एकदम पहले से फिक्स्ड होता है। इस टाइम लगने लगा था कि बीसीसीआई शायद मैच फिक्सिंग स्कैंडल को रोकने के लिए एक सख्त कानून लेके आएगी, और ऐसा शायद आगे नहीं होगा। लेकिन चीजें सोचने से ज्यादा करने में कठिन होता है, क्योंकि 2013 में एक और बार मैच फिक्सिंग स्कैंडल सामने आता है, और इस बार ये मैच फिक्सिंग स्कैंडल आईपीएल के छठे सीजन में हुआ था। 16 अप्रैल 2016 इंडियन प्रीमियर लीग का छठा सीजन अपनी पीक पे था। इसी बीच सहमा देने वाली एक खबर सामने आती है जब दिल्ली पुलिस मुंबई में रेड मारती है और कई सट्टेबाजों और राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स को अरेस्ट कर देती है। इन तीनों प्लेयर्स में एक ऐसा भी इंडियन क्रिकेट टीम का बॉलर था जिसने 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया को टूर्नामेंट जिताने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये न्यूज आते ही इंडियन क्रिकेट फैंस ने बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। ये बात तब की है जब बॉलीवुड से लेके अंडरवर्ल्ड तक, बिजनेसमैन से लेके टीम ओनर्स तक सभी इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल का पार्ट रहे थे। उस टाइम ना ही सोशल मीडिया का इतना ज्यादा बोलबाला था और ना ही किसी बड़े नाम का इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल से कुछ लेना देना था, जिसके कारण ये बात कुछ ज्यादा नहीं फैली। इस पूरे मैच फिक्सिंग स्कैंडल की शुरुआत होती है इससे 1 साल पहले, यानी 2012 में। आईपीएल बीसीसीआई को फाइनेंशियली काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, क्योंकि इसी टाइम 2012 में ही इलीगल गैम्बलिंग और बेटिंग जैसी प्रॉब्लम्स क्रिकेट तक आ चुकी थी। मानो हर सट्टेबाज अपना पैसा क्रिकेट में लगाने के लिए तैयार बैठा था। ये बेटिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि 2012 में इस मैच फिक्सिंग और बेटिंग से कई लोगों ने इतना ज्यादा पैसा कमाया जितना कि आईपीएल ने टोटल रेवेन्यू भी कलेक्ट नहीं किया था। ये सट्टेबाजी भले ही इलीगल थी, लेकिन फिर भी कई जगह पर खुलेआम चल रही थी। इस गैम्बलिंग के खुलेआम चलने का कारण और कोई नहीं बल्कि यहाँ की पुलिस ही थी, क्योंकि इंडियन पुलिस उस टाइम पर इलीगल गैम्बलिंग में कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी। उनकी इस लापरवाही की वजह से किसी भी सट्टेबाज को डर तक नहीं लग रहा था, जिससे कि ये सट्टेबाजी इतनी आम हो चुकी थी। इसके बाद 2012 आईपीएल सीजन खत्म हो जाता है, और 2012 के सीजन खत्म होने के बाद ही गैम्बलर्स और बुकीज की संख्याएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके कारण पुलिस को खुद ही इन सट्टेबाजों को पकड़ने के लिए फील्ड में आना पड़ता है। इसी इलीगल गैम्बलिंग और बेटिंग को पकड़ने के लिए इंडिया टुडे न्यूज चैनल आईपीएल फिक्सर को पकड़ने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देता है, और इस स्टिंग ऑपरेशन में कई प्लेयर्स गिल्टी भी पाए जाते हैं। क्या क्या है? एक तो नो बॉल होगी, एक वाइट बॉल होगी, एक ओवर में 16 रन खाने होंगे। रेट बताइए पैसे। अरे भाई साहब, आप एजेंट हो, आप बताओ। 10 लाख एक नो बॉल के। जिन चीजों का अंदाजा पुलिस पहले ही लगा चुकी थी, इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद वही चीजें सामने आती है। जो भी प्लेयर्स इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल में गिल्टी पाए जाते हैं, उनमें से कई प्लेयर्स अनकैप्ड रणजी प्लेयर थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मैच फिक्सिंग स्कैंडल का आईपीएल में आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि सन 2000 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भी खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में रंगे हाथ पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस को यह लग गया था कि जब ये 5 अनकैप्ड रणजी प्लेयर्स इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल में पकड़े गए हैं, तो ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा प्लेयर्स इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल में सामने आए, और वो भी स्पेशली आईपीएल में, क्योंकि जब भी आईपीएल का सीजन स्टार्ट हो जाता था तो इलीगल गैम्बलिंग और बेटिंग अपनी पीक पे पहुंच जाती थी। बट दिल्ली पुलिस को इन 5 प्लेयर्स से ना ही कोई बड़ी लीड मिली थी और ना ही कोई तख्ता सबूत मिला था। बट सेम टाइम पर सीबीआई महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट यानी MCO/CA के थ्रू 42 लोगों पर एक चार्जशीट फाइल करती है। इन 42 लोगों में पाकिस्तान के बड़े लोगों से लेकर अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम लाइक दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम भी शामिल थे। अब इनकी भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और इनसे 2 नंबर्स सामने आ जाते हैं, जिसमें से एक नंबर पाकिस्तानी था और दूसरा नंबर दुबई का था, जिसकी वजह से सीबीआई इन नंबर्स को दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर देती है, और फरवरी 2013 तक आते आते इन फोन नंबर्स की टैपिंग भी शुरू हो जाती है। लगातार 2 महीने तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन नंबर्स को टैप करती है, जिसमें कि कई बड़े नाम सामने आ जाते हैं। इन 2 महीनों की फोन टैपिंग में अश्विनी अग्रवाल, जो कि अंडरवर्ल्ड में टिंकू मंडी के नाम से फेमस था, उसकी बात किरण ढोले और सुनील भाटिया से हो रही थी, जो दोनों की मैच फिक्सिंग एजेंट थे।
सुनील भाटिया का लिंक जीजू जनार्दन से निकलता है और जीजू जनार्दन का लिंक उस टाइम के प्रीमियम फास्ट बॉलर श्रीशांत से निकलता है, जिसने T20 वर्ल्ड कप 2007 से लेके ODI वर्ल्ड कप 2011 तक दोनों ICC टूर्नामेंट में एक इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दी थी। फिर जब इन कॉल्स की और ज्यादा डिटेल्स निकाली जाती है तो सुनील भाटिया और किरण ढोले का लिंक उस टाइम राजस्थान रॉयल्स के बॉलर अजीत चंडीला से निकलता है। दिल्ली पुलिस के लिए बातें काफी ज्यादा पेचीदा हो गई थी। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन क्रिकेट में कैसे आ चुका है, क्योंकि टिंकू मंडी नाम का अंडरवर्ल्ड माफिया का एक एजेंट क्रिकेट तक पहुंच चुका था। बट बाद में ये मिस्ट्री सॉल्व होने वाली थी। दिल्ली पुलिस के टारगेट लिस्ट में कई सट्टेबाज और मैच फिक्सर्स पहले से ही थे, लेकिन कॉल्स की टैपिंग के बाद दिल्ली पुलिस को लग गया था कि अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन इंडिया के कई क्रिकेटर्स के साथ भी है। इन सभी कॉल टैपिंग के बाद जितने भी बुकीज और जितने भी क्रिकेटर्स का नाम इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल में सामने आया था, उन सभी का फोन कॉल एक बार फिर दिल्ली पुलिस टैप करना स्टार्ट कर देती है। दिल्ली पुलिस अब ऑलमोस्ट श्योर हो चुकी थी कि अंडरवर्ल्ड के मेंबर्स और मैच फिक्सिंग का ये स्कैंडल अब उनके हाथ से कहीं नहीं जाने वाला है। वो अब काफी कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि मैच फिक्सिंग का ये स्कैंडल और अंडरवर्ल्ड उनके लगभग हाथ में आ चुका है। इसके बाद टाइम आता है अप्रैल 2013 का, जब IPL का छठा सीजन भी स्टार्ट हो जाता है। इस दौरान भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन नंबर्स को कंटिन्यूअसली टैप कर रही थी। कई बार उन्हें फिक्सर्स और क्रिकेटर्स के बीच की ये कन्वर्सेशन इस पूरे प्रोसेस में मिली भी थी, जिसे कि उन्होंने रिकॉर्ड करके रख दिया था। दिल्ली पुलिस चाहती तो सारे मैच फिक्सर्स और क्रिकेटर्स को अरेस्ट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका प्राइम टारगेट मैच फिक्सिंग स्कैंडल नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के मेंबर्स को पकड़ना था। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग अंडरवर्ल्ड से ही हुई थी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के एक मेंबर अश्विनी अग्रवाल की वजह से ही ये मैच फिक्सिंग स्कैंडल उनके सामने आया था। सीधी बात यही है कि पकड़ने तो ये दाऊद इब्राहिम को गए थे, लेकिन इनके हाथ मैच फिक्सिंग का स्कैंडल लग गया। इसी बीच महाराष्ट्र में भी पुलिस को पता चल जाता है कि अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन क्रिकेट में आ चुका है। महाराष्ट्र में इसी बीच DSG राकेश मारिया को भी पता चलता है कि इंडिया के एक नंबर से बार बार पाकिस्तान में कॉल जा रहा है, जिसके बाद राकेश मारिया उस टाइम पे नंबर को टैप करते हैं और ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि IPL में अंपायरिंग कर रहे पाकिस्तानी अंपायर असद रौफ का निकलता है। लेकिन इस टाइम इन्हें इससे कुछ खास मदद नहीं मिल पाती है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस अपनी अपनी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसके बाद डेट आती है 5 मई 2013, जबकि पुणे वॉरियर्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच था। दिल्ली पुलिस अजीत चंडीला और श्रीशांत के फोन टैपिंग स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ये दोनों पहले से ही पुलिस की नजरों में थे और ये दोनों राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स भी थे। काफी ज्यादा चांसेस थे कि इस मैच में फिक्सिंग होने वाली है और ठीक ऐसा ही होता है। मैच के ठीक एक दिन पहले यानी 4 मई को फोन टैपिंग से पता चलता है कि अजीत चंडीला किसी अमित सिंह नाम के बंदे से बात कर रहे हैं। उनकी बात हुई थी कि अजीत चंडीला को अपने किसी ओवर्स में 14 या उससे ज्यादा रन देने हैं, और ठीक ऐसा ही होता है। अजीत चंडीला अपने स्पेल के दूसरे ही ओवर में 16 रन्स दे देते हैं, लेकिन इस बीच उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने ओवर को स्टार्ट करने से पहले सिग्नल नहीं दिया था। मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स में अक्सर जब प्लेयर्स को कुछ करने के लिए कहा जाता है तो उससे पहले उन्हें एक सिग्नल देना होता है, ताकि बुकीज और सट्टेबाजों को एक कंफर्मेशन मिल सके कि वो अब अपना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अजीत चंडीला के सिग्नल ना देने के कारण इन गैम्बलर्स और बुकीज का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसके बाद फिक्सर्स अजीत चंडीला को पैसा वापस देने के लिए भी कहते हैं, लेकिन क्या अजीत चंडीला ने वो पैसे दिए थे, ये बात कोई नहीं जानता है। फिर आती है डेट 9 मई 2013, जिस दिन राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब का मैच था। दिल्ली पुलिस को इस बार अजीत चंडीला पे काफी ज्यादा विश्वास हो चुका था कि वो मैच फिक्सिंग में शामिल है, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा और उसे अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी भी कई बड़े क्रिकेटर्स का नाम आना बाकी है, जिसके कारण उस दिन भी दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल उन फोन्स की टैपिंग को जारी रखती है। इस टाइम जीजू जनार्दन के साथ बात में इंडिया के एक जाने माने पेस बॉलर श्रीशांत का नाम भी सामने आ जाता है, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी। इस कॉल टैपिंग से पता चलता है कि जीजू जनार्दन श्रीशांत से ये कह रहा है कि उन्हें अपने स्पेल के दूसरे ओवर में 14 या उससे ज्यादा रन्स देने हैं
और कंफर्मेशन के लिए वो अपने टॉवल्स को अपने लोवर्स में लगाएंगे। साथ ही श्रीशांत को बोल दिया जाता है कि बॉलिंग से पहले जो उनका रन ऑफ होता है उसे थोड़ा लंबा करना, ताकि जितने भी सट्टेबाज हैं उन्हें पैसे लगाने का समय मिल सके। और मैच के दिन श्रीशांत ठीक ऐसा ही करते हैं। वो टॉवल लगा के रन ऑफ को भी लंबा करते हैं और ओवर में 14 से ज्यादा रन्स भी देते हैं। और साथ ही अजीत चंडीला को भी फिक्सिंग के लिए कहा गया था और उन्हें इस बार नए तरीके से सिग्नल देना था, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने सिग्नल नहीं दिया था तो उन्होंने एक ब्लंडर कर दिया था और कई बुकीज और सट्टेबाजों के पैसे डूब गए थे। लेकिन इस बार अजीत चंडीला ने काफी सही तरीके से सिग्नल्स दिए थे। इसके बाद आती है मेन डेट 15 मई 2013, जब ये इन्वेस्टिगेशन अपने टर्निंग पॉइंट पर आ चुकी थी और यही वो दिन था जब देश के सामने क्रिकेट का एक डार्केस्ट मैच फिक्सिंग स्कैंडल आने वाला था। मैच था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का। दिल्ली पुलिस कंसिस्टेंटली पिछले 2 महीने से कॉल टैपिंग कर रही थी। इस बार जिनका नाम सामने आया था वो राजस्थान रॉयल्स के बॉलर अंकित चौहान थे। उस मैच में भी वही होता है जो पिछले कुछ टाइम से होता आ रहा था। अंकित चौहान अपने स्पेल के पहले ओवर में 13 रन्स दे देते हैं और 60 लाख रुपीस एज ए कंपटीशन प्राइज सट्टेबाजों से ये लेते हैं। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। कोइंसिडेंटली अजीत चंडीला और श्रीशांत उस टाइम मैच का पार्ट नहीं होते हैं। ऐसा क्यों हुआ इसका तो किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन रूमर्स की माने तो राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन राहुल द्रविड़ को पहले से ही पता चल गया था कि श्रीशांत और अजीत चंडीला किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण मुंबई इंडियंस वाले मैच में उन्हें नहीं खिलाया गया। अब मैच भी समाप्त हो चुका था और मुंबई इंडियंस फाइनल भी जीत चुके थे। दिल्ली पुलिस के लिए भी अब टाइम आ चुका था कि जिस इन्वेस्टिगेशन को वो पिछले कुछ टाइम से अंजाम देना चाह रही थी उसे सही से अंजाम दे दे। इसके बाद दिल्ली पुलिस इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल को सबके सामने लाने के लिए मुंबई और दिल्ली में प्लेयर्स के घरों में रेड मारना स्टार्ट कर देती है। इस रेड के सबसे पहले शिकार बनते हैं श्रीशांत, जिन्हें कि उनके ही एक फ्रेंड के घर में पकड़ा जाता है। जब दिल्ली पुलिस इस घर में घुसती है तो उन्हें इस घर में जीजू जनार्दन भी मिलते हैं। उनके रूम से उन्हें कुछ डायरीज और 72,000 रुपीज कैश भी मिलते हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस श्रीशांत को मुंबई के एक होटल में लेके जाती है जहां की राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम रुकी हुई थी और बाकी 2 प्लेयर्स जिन्होंने मैच फिक्सिंग की थी उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाती है। अजीत और अंकित को प्रॉपर वारंट दिखाकर अरेस्ट कर लिया जाता है। इन रेड्स को मारते मारते अभी सुबह की 4 बज चुकी थी। जहां पूरी दुनिया आईपीएल की धुन में मदहोश थी, वहीं दिल्ली पुलिस क्रिकेट के इन सौदागरों को पकड़ने में लगी हुई थी। जैसे ही इस केस का मीडिया के सामने पर्दाफाश होता है, वैसे ही फैन से लेके क्रिकेटर्स और मीडिया एंकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिस क्रिकेट को इंडिया में रिलीजन और फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें आखिर इस लेवल की धांधली कैसे हो सकती है। इसके एक दिन बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम के मेंबर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया के सामने सच्चाई बता देते हैं। जितने भी रूमर्स और फालतू के अजम्पशन इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल से फैले हुए थे, इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो खत्म हो जाते हैं। भले ही रूमर्स और एजम्पशंस खत्म हो चुके थे, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी और वो क्रिकेट के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। इसके एक दिन बाद बीसीसीआई श्रीशांत और अंकित पर लाइफ टाइम बैन लगा देती है। दिल्ली पुलिस का ये ऑपरेशन काफी हद तक सक्सेस रहा था, जिसको देखते हुए मुंबई पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। पाकिस्तानी अंपायर असद रौफ का जो उन्हें नंबर मिला था उसे मुंबई पुलिस ट्रेस करती है। असद रौफ के इस फोन टैपिंग से ऐसे ऐसे नाम सामने आने वाले थे जिन्हें कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इनका लिंक बिंदु दारा सिंह से निकलता है, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है। अगर अब इस बात को देखें तो ये कनेक्शन क्रिकेट से बॉलीवुड तक पहुंच चुका है। पाकिस्तानी अंपायर असद रौफ मैच की डिटेल्स बिंदु दारा के सामने रखा करते थे। इसके बाद बिंदु दारा सिंह को तो अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी अंपायर असद रौफ इतने में पाकिस्तान भाग गए थे जैसे ये मैच फिक्सिंग स्कैंडल की खबर उनके सामने आई। यहाँ तो असद रौफ दिल्ली और मुंबई पुलिस से बच चुके थे, लेकिन आगे जाके 2013 में इनके लिए प्रॉब्लम्स आने वाली थी, क्योंकि 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में इनको अंपायरिंग से बाहर कर दिया जाता है। पुलिस इसके बाद इनके भी फोन रिकॉर्ड्स निकालना स्टार्ट कर देती है। बट हैरानी की बात तो यह है कि जिन बुकीज के साथ बिंदु दारा सिंह की बातें हुआ करती थी, उनका लिंक पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील से निकलता है। बाद में जब छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम से इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बारे में पूछा गया
तो उन्होंने ये कहा कि हम हराम की कीमत नहीं खाते हैं, हम सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। जरा सोच के देखिए इस बात को। अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद इब्राहिम तक इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल की चपेट में आने से बचते आ रहे थे। दूसरी तरफ बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, सीएसके टीम मैनेजमेंट और राजस्थान रॉयल्स के ऊपर क्रिटिसिज्म का पहाड़ टूटने वाला था। इस टाइम बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और कुछ मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया था और इवन उस टाइम के आईपीएल चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया था। फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि एक रिलीजन की तरह माने जाने वाले इस स्पोर्ट्स में भी धांधली वो हजम नहीं कर पाए थे। बाद में जब श्रीशांत से इस बारे में और ज्यादा बातचीत की गई तो उनका लिंक उस टाइम पर राज कुंद्रा से निकलता है, जो कि खुद राजस्थान रॉयल्स के टीम ओनर थे और इससे पहले भी इन पर बैटिंग के आरोप थे। सीएसके से लेकर राजस्थान रॉयल्स के टीम प्रिंसिपल मैच फिक्सिंग स्कैंडल की चपेट में आ चुके थे, जिसके बाद बीसीसीआई इन दोनों टीम्स पर 2 साल के लिए बैन लगा देती है। तो ये था आईपीएल मैच फिक्सिंग 2013 का पूरा स्कैंडल, जिसने की अपनी चपेट में क्रिकेट, बॉलीवुड और बिजनेसमैन को तक लेके आया था, जो हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स में भी पैसों का लालच और पॉलिटिक्स काम करती है। जिस स्पोर्ट्स को इंडिया में रिलीजन की तरह माना जाता है और फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, उस स्पोर्ट्स को तक क्रिकेट के सौदागरों ने पैसों के लालच के लिए बेच दिया था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, क्योंकि आपका इसमें कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मैटर करता है। मिलते हैं आपको क्रिकेट की एक और कहानी के साथ एक और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।